आज से हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैकेनिक्स क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं प्रॉपरली मैकेनिक्स की, तो इट इज़ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड इट्स इफेक्ट्स। इट्स एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन, कहाँ पर इफेक्ट्स को कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इट कैन बी आइदर ऑन सम स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लोग अभी फ्लूइड की बात कर रहे हैं तो इट कैन बी ऑन फ्लूइड, तो हम इसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलेंगे। मशीन्स हो सकती हैं कोई, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो ये है एक मैकेनिक्स की बात। तो हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिक्स में हम लोग लोड एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं। अब ये मैकेनिक्स हमारे लिए 3 पार्ट्स में होती है। फर्स्ट पार्ट is known as engineering mechanics, and the second part is SOM, strength of materials. The third one is fluid mechanics. इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं रिजिड बॉडीज की। रिजिड बॉडीज क्या होती है? फॉर एग्जांपल देयर इज एनी बार। अब इस बार के 2 एंड्स हैं, एक ये एंड और एक ये वाला एंड। अब मैं अज्यूम करता हूँ कि एक मॉलिक्यूल यहाँ पर कोई है और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, फाइन। एंड इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस है, वी कैन से इट x. Let's assume it to be x. Now if you apply some forces on this bar at the ends, like अगर मैं इसके ऊपर compressive force लगाऊं, तो if this value of x, if value of x does not changes, that is does not varies, even after application of external forces which can cause the compression or tension also. अब यहाँ पर डायरेक्शन फोर्स का टुवर्ड्स द बार था, तो इसको मैं कंप्रेशन बोलूँगा। यही डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बार भी हो सकता है, तो मैं इसको टेंशन बोलूँगा। दिस इज कंप्रेशन, दिस इज टेंशन। बट कंप्रेशन और टेंशन लगने के बाद भी इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता, किस में? वैल्यू ऑफ एक्स में। तब ऐसी सिचुएशन में मैं ऐसी बॉडीज़ को जिनके अंदर एक्स की चेंजेस नहीं आते एक्स की वैल्यू में, उनको बोलता हूँ रिजिड बॉडीज़, और इनकी स्टडी की जाती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। सॉम के अंदर हम डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की स्टडी करते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडीज़ की स्टडी हम सॉम में करते हैं। और जब हम लोग किसी फ्लूइड के ऊपर लोड एंड इफेक्ट, जैसे मैंने यहाँ बताया था, लोड एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं ऑन अ फ्लूइड, तब उसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स। Now these can be further classified into
two types. The one is static and the other is dynamic. In static, we say that the body is at rest, and of course in dynamic we say that body is in motion. तो स्टैटिक में बॉडी रेस्ट में होती है और डायनेमिक में बॉडी मोशन में होती है. एंड इसी कैटेगरी को मैं फिर से दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूँ. एक को बोलते हैं काइनेटिक्स और एक को बोलते हैं काइनेमैटिक्स. अभी दोनों क्या होते हैं? जब मैं लोड और उसकी वजह से लगने वाले इफेक्ट्स इन दोनों की कंबाइंड स्टडी करता हूँ तो वो आता है काइनेटिक्स में. एंड जब मुझे लोड से मतलब नहीं होता, ओनली इफेक्ट से काम करना होता है, व्हेन आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट इफेक्ट्स, तब मैं उसकी स्टडी काइनेमैटिक्स में करता हूँ. सो दिस वाज द होल classification of mechanics. अब हम समझते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है. What is our syllabus? So we will be covering around 8 topics in fluid mechanics, and the first topic will be the basic concepts and fluid properties. The second content will be fluid statics. Fluid statics में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे. पहली चीज़ प्रेशर मेजरमेंट, दूसरी चीज़ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, तीसरी चीज़ बायंसी एंड रोटेशन. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड काइनेमैटिक्स के बारे में. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में. इसके अंदर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशंस पढ़ेंगे और उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे. फिफ्थ टॉपिक हमारा रहेगा laminar flow के ऊपर. The sixth topic will be on बाउंड्री लेयर थ्योरी, जिसको हम BLT भी बोलते हैं. Seventh topic will be about turbulent flow. BLT में हम लोग turbulent flow पढ़ेंगे. And the last topic will be the flow through pipes. So these will be the 8 topics that we will be covering. At last we will also try to cover open channel flow, but I will make a separate series for it, so don't consider it right now in this. So there will be these 8 topics. Now let us understand some of the basic concepts of fluid mechanics.
So firstly we should know what are fluids. So fluids are the substances that have the ability to flow. So you can say they are the substances that have ability to flow or deform continuously under the action of shear force. So you can say they deform continuously under the action of shear force. Fine. So let us understand more about it. Now imagine कि ये कोई एक बेड है एंड लिक्विड इसके ऊपर से ऐसे फ्लो करते हुए जा रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से लेकर ऐसे लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो ऑफ एरी लिक्विड. नाउ हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये कोई क्रॉस सेक्शन ले लेंगे. ठीक है. अब इस क्रॉस सेक्शन हम लोग सोचेंगे, वी विल अज्यूम कि हमारे पास यहाँ पर ऐसे 5 मॉलिक्यूल्स हैं. दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं. अभी एट द टाइम से टी इनिशियल ये सारे 5 मॉलिक्यूल्स एक ही लाइन में हैं इस क्रॉस सेक्शन में. नाउ दिस इज द सरफेस एंड shear फोर्स जो कि टेंजेंशियल फोर्स होता है वो ऐसे लग रहा है इस सरफेस के ऊपर. तो उससे क्या होता है कि पहली बात हमने क्या पढ़ी कि दे हैव द एबिलिटी टू फ्लो. फ्लो है तो मतलब मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ेंगे, ये बात समझ में आती है. लेकिन ये फ्लो कब करते हैं? अंडर द एक्शन ऑफ shear फोर्स. सो आफ्टर सम टाइम हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला मॉलिक्यूल जो कि सरफेस से बहुत ज़्यादा दूरी पर है काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा. उसके बाद वाला जो सरफेस से थोड़ा क्लोज आ गया, थोड़ा कम आ गया, उसके बाद और कम, ये और कम. एंड वी विल अज्यूम कि ये जो मॉलिक्यूल होगा जो कि एकदम ही ग्राउंड के कांटेक्ट में होगा वो मूव ही नहीं करेगा अपनी इस प्लेस से. सो दिस इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन. नाउ हमने कहा कि ये चीज़ आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि ये जो क्रॉस सेक्शन जो वर्टिकल था वो ऐसे एक एंगल पे टिल्ट हो चुका है. And we will say that it is at say time t1. This was initial, this was some time 1. After some time देखेंगे तो ये मॉलिक्यूल और आगे जा चुका होगा, या इधर और इधर, ये थोड़ा इधर, लेकिन ये मॉलिक्यूल अपनी जगह से मूव नहीं करेगा. दिस विल रिमेन कांस्टेंट. तो ये क्रॉस सेक्शन ऐसे बन गया. से दिस इज दिस टाइम t2. अगर आप देखो यहाँ पर तो ये क्रॉस सेक्शन यहाँ तक आने तक आ गया, ये क्रॉस सेक्शन यहाँ पर आ गया और इसने एंगल बनाया θ1. ऐसे ही एक क्रॉस सेक्शन यहाँ तक आ गया और इसने एंगल बनाया θ2. नाउ ऑफ कोर्स θ1 इज नॉट इक्वल टू θ2 एंड क्योंकि यहाँ पर एंगल हर समय के संग ये एंगल चेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ डिफॉर्मेशन. मैथमेटिकली इसको मैं डिनोट करूंगा बाय डी थीटा अपॉन डी टी. सो ये है आपका रेट ऑफ डिफॉर्मेशन. अगर हम लोग को एग्जांपल लें,
इसका एग्जांपल किसी फ्लूइड का, तो एग्जांपल ऑफ फ्लूइड्स कैन बी any liquid. A gas is an example of a fluid, or vapor, steam, and etc. Now we will talk about another important topic, that is differences between solids and fluids. Solids and fluids. Now the first difference. Now if we talk about solids, in this the deformation is constant. Now it is constant with respect to time we are talking about. But if we talk about fluids, then the deformation is not constant with respect to time. But here we talk about that rate of deformation is considered. What does this mean? That if we will talk about any solid, then for solids the deformation is important, but for the fluids the rate of deformation is important. So for solid the deformation is important, whereas in fluids the rate of deformation is important. The rate of deformation was d theta upon dt. Now the second difference is, now if we will assume that there is a solid, starting solid is kept like this on any surface. Now I applied some shear force tangentially over this surface, and due to this force the solid got bent, or you can say deformed. The solid got deformed, say at an angle of theta. So this is the new deformed solid. But if you will remove this shear force from it, then this solid will regain its original shape, that is this. So you can say that on removal of load, solid will try to regain their original position. So this was the original position. But if we will talk about the fluids, then on removal of the load it will never regain its original position, obviously. जैसे कि अगर ये आपका बैट था और इसके ऊपर ये ऐसे वाटर जा रहा था और हमने ये क्रॉस सेक्शन बना था और कहा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल होगा जो कि चिपका हुआ होगा नीचे वाले लेयर से, जो कि मूव नहीं करेगा, इसका नो स्लिप कंडीशन कहा था हमने, और यहाँ पर हम लोगों ने शेयर फोर्स लगाया हुआ था, जिसकी वजह से हमने कुछ समय बाद देखा था कि ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच गया था ऐसे, देन फिर वो ऐसे एंड सो ऑन. सो अगर मैं शेयर फोर्स ऐसे हटा भी दूँ तो ये मॉलिक्यूल जो आगे जा चुका है वो वापस चल के नहीं आएगा, जैसा कि सॉलिड के केस में हुआ था. तो वो या तो वहीं का वहीं रुक जाएगा, जब तक फोर्स का इफेक्ट रहेगा वो चलता रहेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा. सो इन केस ऑफ फ्लूइड्स, on removal of load it will never regain its original position. That's all for the basic concepts today. We'll see you in next lecture on fluid properties. So we did the basic concepts. Now we will go for
full properties in the next lecture. Thank you very much.